बात है 2015 की। आईआईटी से ग्रेजुएट किया हुआ एक लड़का अपने दमदार स्टार्टअप आइडिया के साथ पूरे कॉन्फिडेंस में इन्वेस्टर्स के पास जाता है। पर इसके आइडिया को सुनते ही एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 75 बार इसे ठुकरा दिया जाता है। जिसने इंडियन मार्केट की नीड्स को समझा और पहली बार टू व्हीलर टैक्सी सर्विसेज की शुरुआत की। लेकिन सवाल यह है कि इतनी कम रिसोर्सेज के बावजूद रैपिडो ने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की, किन किन लीगल बैटल्स का सामना करते हुए ये आगे बढ़े। तो दोस्तों, रैपिडो की ये कहानी शुरू होती है साल 2015 में, जब तीन दोस्त अरविंद सांका, पवन गंटुपल्ली और ऋषिकेश एक साथ मिलकर कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। ये तीनों पहले द कैरियर नाम की एक लॉजिस्टिक कंपनी चलाते थे और फिर जैसे ही ऑनलाइन डिलीवरी का ट्रेंड बढ़ा, उन्होंने अपने पहले ही साल में 300 व्हीकल्स का नेटवर्क बना लिया था। पर जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, तो फिर इन तीनों दोस्तों को रैपिडो शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस चैलेंज को समझते हुए कंपनी के फाउंडर्स ने महसूस किया कि अगर उन्हें रैपिड ग्रोथ चाहिए तो कुछ नया और इनोवेटिव सोचना ही होगा। और कुछ इस तरह से उनके मन में टैक्सी सर्विस का आइडिया आया। टैक्सी सर्विस एक ऐसा मार्केट था जिसमें काफी संभावनाएं थीं। अरविंद, पवन और ऋषिकेश की पृष्ठभूमि भी काफी प्रभावशाली थी। अरविंद ने आईआईटी से इंजीनियरिंग की थी, पवन ने एमबीए किया था और ऋषिकेश का टेक्नोलॉजी में गहरा अनुभव था। रैपिडो शुरू करने से पहले उन्होंने गहन बाजार अनुसंधान किया। उन्होंने सर्वेक्षण, डेटा विश्लेषण और प्रतिस्पर्धी विश्लेषण के माध्यम से बाजार की संभावनाओं का अध्ययन किया। शुरुआती दिनों में उन्हें वित्तीय बाधाओं और संचालन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी दृढ़ता और नवाचार ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। इन चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने रैपिडो को एक सफल स्टार्टअप में बदल दिया। अब दोस्तों, पूरी बात समझने के लिए हमें पहले यह जानना जरूरी होगा कि भारत का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है। रोड ट्रांसपोर्ट ईयरबुक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स हैं, क्योंकि एक तो ये कार के मुकाबले काफी अफोर्डेबल होते हैं, दूसरी इनकी मेंटेनेंस भी आसान होती है। इसके अलावा टू व्हीलर्स फ्यूल एफिशिएंट होने के साथ साथ पतली गलियों और भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक में भी काफी प्रैक्टिकल साबित होते हैं। इसके लिए ये तीनों फाउंडर्स कई अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास गए, लेकिन वहां से इन्हें सीधे तौर पर इनकार ही मिला। इसी तरह से उन्होंने करीब चौतरफा संपर्क किया, लेकिन सभी ने इनके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। किसी ने नहीं सोचा कि यह सफल हो सकता है। फाउंडर्स ने कभी हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करने के बाद आखिरकार उन्हें 3 ऐसे इन्वेस्टर्स मिले जिन्होंने इनके आइडिया को खूब सराहा और कंपनी को फंडिंग भी प्रोवाइड की। इनमें से एक थे शादिर आटकॉम के फाउंडर, जो कि एक कंपनी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक्चुअली पवन मुंजाल ने सलाह दी थी कि रैपिडो को बड़े शहरों पर ज्यादा फोकस न होकर टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अपनी सर्विस को एक्सपैंड करना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां टियर 1 शहरों में लोगों की इनकम एवरेज से ज्यादा होती है, जबकि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में लोग ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं। बड़े शहरों में ओला और उबर जैसी कंपनियां आसानी से ऑन एवरेज 200 रुपए कमा लेती हैं, लेकिन रैपिडो की टीम ने मुंजाल के एक्सपीरियंस और बिजनेस इनसाइट्स पर भरोसा किया और फिर यहीं से शुरू हुआ रैपिडो की ग्रोथ का वो नया चैप्टर, जिसने उसे देश भर के छोटे शहरों में सबसे पॉपुलर और ट्रस्टेड बाइक टैक्सी बना दिया। अब जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ओला और उबर ने शुरुआत में पैसा बर्न करके अपने ड्राइवर्स को बड़े बड़े इंसेंटिव्स दिए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना कमीशन बढ़ाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में वो अपने ड्राइवर्स को कोई भी लुभाने वाला ऑफर नहीं देते थे। रैपिडो ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोग जिनके पास दिन के सिर्फ कुछ घंटे भी फ्री हैं, इस दौरान वो रैपिडो के कैप्टन बन सकते हैं और अपनी साइड इनकम या पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। पेमेंट के वीकली या फिर मंथली सेटलमेंट होते थे। ऐसे में रैपिडो के फाउंडर्स ने देखा, ये तो सैलरी की तरह है,
फिर इसमें खुद का बॉस बनने वाली बात कहां हुई? इसी प्रॉब्लम को ही देखते हुए रैपिडो ने अपने कैप्टन्स को कस्टमाइज्ड पेमेंट ऑप्शंस देने का फैसला किया। लेकिन यह तो बस अभी शुरुआत थी, क्योंकि यहीं से रैपिडो एक लंबे कानूनी बैटल में फंसता चला गया, जो कि आज तक उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हुआ ये कि रैपिडो अभी अपने कोयंबटूर वाले मामले में उलझा हुआ था और उसके पास रिक्वायर्ड लाइसेंसिंग नहीं थी, जो कि कानून के खिलाफ है। इस वजह से रैपिडो को वहां पर अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़ गए। यह कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, जिससे निकलने के लिए रैपिडो ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसकी मुसीबतों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। आज 2019 में बेंगलोर की ही सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने एक बार फिर से एक्शन लेते हुए रैपिडो की 170 से भी ज्यादा बाइक जब्त कर लिया। लेकिन सवाल यह था ना कि जब रैपिडो बेंगलोर में अपनी सर्विसेज को बंद कर चुका था, तो फिर रैपिडो अपनी बाइक टैक्सी सर्विस को ऑपरेट कैसे कर रहा है? इसके बाद से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जिसमें पुलिस के हाथों कुछ ऐसे सबूत लगते हैं जो कि सभी को हैरान कर देते हैं। असल में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि रैपिडो ने बिना लाइसेंस के अपनी सर्विसेज को जारी रखा हुआ था। अब पुलिस को जैसे इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत ही रैपिडो की 175 बाइक जब्त कर लिए और कंपनी पर लीगल एक्शन भी लिया गया। लेकिन दोस्तों, मुसीबतें यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके कुछ ही महीने के बाद जुलाई 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने रैपिडो की एंड्रॉयड ऐप को बैन कर दिया था और साथ ही इसकी iOS ऐप को भी ऐप स्टोर से हटा दिया गया, जिससे कि रैपिडो के बिजनेस को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात तो ये रही कि अगस्त 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने अपने बैन को हटा दिया था और कोर्ट ने रैपिडो को उस टाइम तक ऑपरेशन रिज्यूम करने की इजाजत दी जब तक कि वो सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर लेते। जब कंपनी ने बाइक टैक्सी सर्विस से आगे बढ़कर ऑटो रिक्शा सर्विस की शुरुआत की और इसके साथ ही कंपनी ने जीरो कमीशन मॉडल को भी इंट्रोड्यूस किया, यानी कि वो ऑटो ड्राइवर से कमीशन के रूप में कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। रैपिडो ने 10 लाख ऑटो राइड्स को भी पूरा कर लिया था और इनकी सर्विसेज इंडिया के 25 शहरों में ऑपरेट होने लगी। इस मैसिव सक्सेस के बाद से रैपिडो ने 2023 में उबर और ओला के साथ डायरेक्ट कंपीट करने के लिए 4 व्हीलर टैक्सी सर्विस की भी शुरुआत कर डाली, ताकि वो एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकें। यहां अपने 4 व्हीलर टैक्सी बिजनेस के लिए भी उन्होंने जीरो कमीशन मॉडल को अपनाया, यानी कि उन्हें किसी भी तरह की डेली सब्सक्रिप्शन फी नहीं देनी होगी। लेकिन अगर उनकी मंथली अर्निंग 10,000 रुपए से ज्यादा होती है, तो फिर रैपिडो को उन्हें 500 रुपए पे करने होंगे, जो कि देखा जाए तो ड्राइवर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा डील है। और जब रैपिडो के ड्राइवर्स के पास कुछ खास काम नहीं था, उस समय उन्होंने अपनी ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करने का एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने ड्राइवर पार्टनर्स को काम देने के लिए स्विगी के साथ में पार्टनरशिप कर ली। अब आज के टाइम में अगर देखें तो रैपिडो क्विक कॉमर्स कंपनियों के साथ में भी पार्टनरशिप करने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि वो इस तेजी से बढ़ती मार्केट में भी अपनी पोजीशन बना सकें। और दोस्तों, कुछ इसी तरह के कमाल की स्ट्रैटेजीज के चलते रैपिडो ने मार्केट में अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई है। अब दोस्तों, यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम भी है जिसको लेकर बार बार रैपिडो पर सवाल उठते रहते हैं, और वो है सेफ्टी कंसर्न। स्पेशली अगर महिलाएं इसका इस्तेमाल कर रही हैं, तो फिर यह कंसर्न और भी बड़ा हो जाता है। हालांकि इसके बारे में कंपनी के फाउंडर पवन गुंटुपल्ली का कहना है कि अगर स्पीड बढ़ रही है, 60 के ऊपर जा रही है, तो पता चलता है, स्टीप टर्न ले रहा है तो पता चलता है, रूट बिहेवियर और हर एक चीज का पता चलता है। और दोस्तों, रही बात महिलाओं की, तो फिर रैपिडो बाइक पिंक नाम से सिर्फ महिलाओं के लिए एक सेफ्टी फीचर लेकर आया है। बार बार उठने वाले सेफ्टी कंसर्न को इफेक्टिवली हैंडल कर लेता है। लेकिन कंपनी के सामने अभी भी बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिस पर अगर जल्द से जल्द काम नहीं किया गया तो ये अपनी नंबर 1 की पोजीशन को खो सकता है, क्योंकि ओला और उबर जैसे बड़े प्लेयर्स भी मार्केट में हैं। हालांकि ये सब जानने के बावजूद
रैपिडो कई सारी ऐसी गलतियां कर रहा है जो कि उसे फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। जैसे कि यह खुद को कैब एग्रीगेटर नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कहता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि कैब एग्रीगेटर के रूप में इनकी पहचान बनी है, जिस वजह से उन्हें आईटीओ के रूल्स फॉलो करने होते हैं। साथ ही इनके ड्राइवर और व्हीकल्स दोनों के लिए स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स रखे गए हैं। ऐसे में रैपिडो इन सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने में काफी मुश्किलें झेल रहा है। इसके अलावा रैपिडो के लिए तीसरा चैलेंज है इसका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, जिसके तहत ये हर राइड पर कमीशन लेने की जगह ड्राइवर्स से एक फ्लैट फी चार्ज करते हैं। अब इससे ड्राइवर्स को तो काफी फायदा है क्योंकि वो अपनी अर्निंग्स को पहले से प्लान कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के लिए यह मॉडल सस्टेनेबल साबित नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जब तक मार्केट कंडीशंस ठीक रहेंगी तब तक रैपिडो का यह मॉडल काम करता रहेगा, लेकिन अगर डिमांड कम हो जाती है या फिर कंपटीशन बढ़ जाता है तो ऐसे में रैपिडो का यह मॉडल फेल हो जाएगा। इसलिए रैपिडो अपने इस अनोखे बिजनेस मॉडल से कितने समय तक ग्रो कर पाएगा, इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है।